हम बात कर रहे थे किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की, डीएनए आरएनए, इनकी बातें कर रहे थे, है ना। तो बेटा जी आज हम बात करने वाले हैं किसकी? डीएनए की, है ना। और उसके बाद लास्ट में आएगा क्या बेटा जी? आपका क्विज। ठीक है, आगे चलते हैं, चीजों को सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं, एक बहुलक होता है। बहुलक किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड यानी एक फॉस्फेट, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाती हैं। अब वो न्यूक्लिक अम्ल आपका डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षार, सॉरी शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है मेरे भाई? याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या? भूल मत जाना, क्या? न्यूक्लियोटाइड। यहां तक मैंने बता दिया था, जिसमें हमने फॉस्फेट समझ लिया था, ऑर्थोफॉस्फेट। शर्करा हमने देख ली थी, आरएनए में राइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में मिलेंगे कौन? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में कौन सा मिलता है? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये होता है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके आगे ये भी मैंने आपको बता दिया था, नाइट्रोजन क्षार आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पायरिमिडीन और एक होते हैं प्यूरिन्स, है ना। संरचना मैंने आपको बता दी थी, तीन प्रकार के होते हैं पायरिमिडीन्स आपके। कौन कौन से बेटा जी? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। समानता क्या है? ये एक प्रकार है किसके? पायरिमिडीन रिंग के, जिसमें 2 नाइट्रोजन हैं और 4 कार्बन है। ठीक है, जबकि प्यूरिन्स जो थे बाबू, प्यूरिन्स हमारे 2 प्रकार के थे, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। ठीक है, ये 2 प्रकार की रिंग से बने होते, एक तो पायरिमिडीन रिंग तो थी, इमिडाजोल रिंग भी थी, और दोनों रिंग के 2 कार्बन समान थे, ये वाला और ये वाला, ये हम देख चुके थे। ठीक है, अब आगे चलने से पहले कृपया करके मेरी एक छोटी सी बात को गौर से सुनना। ठीक है, क्या सुनना? यहां पर पायरिमिडीन रिंग को देखो और नंबरिंग देखो यहां पर कैसे है। ये है फर्स्ट, ध्यान से सुनना, अलग रंग से दिखा देता हूं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। सुन लो, लिख लो, पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, लिख लो। जबकि दूसरी, चौथी, छठी, पांचवी और छठी पोजीशन पर कार्बन होता है। किसमें? पायरिमिडीन्स में, सभी में। ठीक है, वहीं अगर मैं प्यूरिन्स की बात करूं तो जरा नंबरिंग थोड़ी सी अलग तरीके से है, देखिएगा कैसे कैसे है। यहां से स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, ये वाला है 5, 6। देखो यहां पर कहां से स्टार्ट हुई थी? नीचे, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे से घूमकर यूं। जबकि यहां पर कैसे है? ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, भूल मत जाना, ये नंबरिंग जो है ये खेला कर देती है मेरे भाई, खेला कर देगी, पता ही नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो नंबरिंग जरा गौर से देख लीजिएगा। वापस से नंबरिंग दिखा दूं, आइए नंबरिंग देखते हैं एक बार। हम डीएनए की संरचना देखने वाले हैं, है ना, ये हमारा डीएनए, इसकी संरचना देखने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत जो हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की जो नंबरिंग है वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं पायरिमिडीन की बता रहा हूं। ठीक है, पायरिमिडीन में नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, कैसे थे पायरिमिडीन में? क्लॉकवाइज, क्लॉक, घड़ी के रूप में। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यही था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ जी, देख लीजिए एक बार, ये वाली यही दिखाई है हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, वही चीज मैंने यहां दिखाई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पोजीशन दिखाई है, जिसमें पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन पर क्या है?
नाइट्रोजन है, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी पोजीशन पर आपकी कार्बन है। क्लॉकवाइज है, घड़ी सीधी सीधी चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं पायरिमिडीन की, सॉरी प्यूरीन की। प्यूरीन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको रिंग तो बता दी थी, याद करिए क्या क्या था। आप बोलेंगे सर ये तो सेम टू सेम है, लेकिन यहां पर नंबरिंग अब उल्टी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, नंबरिंग जो है वो ना उल्टी हो जाएगी, पोजीशन पलट जाएगी। यहां से 1 से ऐसे घूमे थे, अब यहां पर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। देखिए उल्टा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर नीचे से स्टार्ट करो, घुमा कर लाओ, यहां पर यहां से इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करो और उल्टा घुमाओ। पायरिमिडीन में नीचे वाले नाइट्रोजन से क्लॉक घुमानी है, घड़ी घुमानी है, घड़ी की सुई घुमानी है, जबकि प्यूरीन में इस नाइट्रोजन से उल्टी घड़ी घुमानी है। 6 पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद 7वीं पोजीशन इस नाइट्रोजन की, 8वीं ये और 9वीं ये। सोच रहे हैं कैसा है ये मामला? यूं गया, यूं गया, यूं गया और यूं आया है, जबकि यहां पर मामला कैसा है? सीधा घूमकर ऐसे आया है। पूरी एक रिंग बन रही है, यहां पर भी रिंग ही बन रही है, यहां पर भी रिंग ही बन रही है, लेकिन यहां पर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर घूम गया। क्लॉक नीचे से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर घूम गया। ये पोजीशन बताना जरूरी है मेरे भाई, अगर पोजीशन नहीं बताऊंगा ना तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? चलें आगे। चलो जी, अब इतनी सी बात समझ में आ गई है, ये पोजीशन समझ में आ गई है। अब ये पोजीशनें बताना जरूरी था। आप बोलेंगे सर क्यों, किस लिए जरूरी है सर ये पोजीशन बताना? सर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ये पोजीशन बतानी पड़ रही है? क्या हो गया ऐसा कि ये आपको पोजीशन बतानी पड़ रही है? कुछ रीजन है? क्या रीजन है आइएगा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाने वाले हैं बेटा जी? न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं। ठीक है, और अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे 3 चीजों को जोड़ना है। किस किस को? फॉस्फेट को, शर्करा को और नाइट्रोजन क्षार को। आइएगा जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये है फॉस्फेट, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन सी फॉस्फेट है। आप सीधा बोलेंगे सर ये ऑर्थोफॉस्फेट है। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इस फॉस्फेट से मुझे शर्करा को जोड़ना है। मान लेते हैं हम यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी? डीएनए की। ठीक है, डीएनए में बेटा ध्यान से सुनना, डीएनए में जो शर्करा है वो कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या अंतर है। ये हमारी डीऑक्सीराइबोज है, कार्बन नंबर सेकंड पर नीचे H है, OH नहीं है। OH होता तो ये हमारी क्या होती? राइबोज शर्करा होती। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फॉस्फेट किससे जुड़ती है? शर्करा से जुड़ती है। फॉस्फेट किससे जुड़ेगी? शर्करा से जुड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर इस पूरी शर्करा को देखो और यहां पर पोजीशन ध्यान से देखिएगा। यह है कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। कौन सा कार्बन है? 5वां। ठीक है, इस 5वें कार्बन और इस फॉस्फेट को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, इस 5वें कार्बन और इस फॉस्फेट को अगर मैं देखूं, 5वें कार्बन पर क्या है? CH2OH है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस CH2OH को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, बताए? सिंपल, CH2
OH। ठीक है जी। अब आप खुद सोचना और दिमाग लगाना, इसको मुझे इससे जोड़ना है, इस फॉस्फेट को इस शर्करा से जोड़ना है। अगर मैं जोड़ूं तो कोई ना कोई बंध बनेगा, और जब वो बंध बनेगा बाबू, वो बंध जब बनेगा तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? एक जल का अणु। क्या निकल गया? जल का अणु निकल गया। अब जरा सोचिए, ये जल का अणु जब निकलेगा, ये जल का अणु जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? यस, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये बंध जो होएगा, जिसमें कहीं ना कहीं फॉस्फेट शर्करा से जुड़ रही है, उसकी कौन सी कार्बन पर जुड़ रही है? 5वें कार्बन से जुड़ रही है। कौन से कार्बन से? 5वें कार्बन से। जब जल का एक अणु निकल रहा है, ये जो बंध जो होता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बंध। फॉस्फो डाइएस्टर नहीं, फॉस्फो एस्टर बंध। कई लोग इसको गलत बोल देते, कई टीचर्स गलत बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते? फॉस्फो डाइएस्टर बोल देते। नहीं, फॉस्फो एस्टर बंध है ये। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर बंध है ना। आप बोलेंगे सर हमने तो फॉस्फो डाइएस्टर पढ़ा है। अभी रुको तनिक, रुको रे, रुको रुको रुको। हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज याद आ रही है, हमने फॉस्फेट को शर्करा से, फॉस्फेट को शर्करा से, फॉस्फेट को शर्करा से, फॉस्फेट को शर्करा से, फॉस्फेट को शर्करा से जोड़ा। ठीक है, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनाया था। फिर साहब शर्करा के आगे मान लेते हैं ए है, यहां G है, यहां C है, यहां T है, यहां पर A है, मान लेते हैं। ये कौन है? ये नाइट्रोजन क्षार है। ये हमारी एक रज्जू है, किसकी? डीएनए की एक रज्जू है। अब ऐसे ही दूसरी रज्जू TCGAT, शर्करा 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 शर्करा, फॉस्फेट 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 और फॉस्फेट। चलो जी, ये एक रज्जू है, ये एक रज्जू है, और ये दोनों रज्जू आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि एक ही दिन में हम पूरी जेनेटिक्स समझ में आ जाएगी। तसल्ली से, आराम से, धीरे धीरे समझ में आएगा। हमें कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको आता है, वेल डन। नहीं आता तो गौर से सुनिएगा। तो सारे बच्चे समान नहीं है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो गौर से सुनिएगा। ये है बेटा जी हमारा डीएनए। ये है डीएनए, जिसकी ये दो रज्जू हैं। ठीक है, और कोशिश करता हूं मैं आपको जिस रंग से बनाया है ऐसे ही रंग से बनाकर दिखाऊं। एक काले रंग से बनाई है और एक लाल रंग से बनाई है। ठीक है, सबसे पहली बात, डायग्राम बनाते हुए गलती मत करना। मैक्सिमम बच्चे डीएनए के पता है कैसे कैसे चित्र बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कभी डीएनए होता ही नहीं है रे। ऐसा नहीं होता कि यूं हो गई एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पैरेलल है, अपोजिट नहीं है। ऐसे नहीं, ये इधर गया और ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। नहीं, ये अगर इधर गया है तो दूसरी वाली इसी के ही पैरेलल चल रही है। ये अगर इधर गया है तो दूसरी वाली इसी के समांतर चल रही है। ये इधर गया है तो ये इसी के समांतर चलेगी, ये इधर गया है तो ये इसके इधर समांतर चलेगी। लेकिन हम में से कई तो लाजवाब डायग्राम बनाते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में गलती मत कर देना। कई तो टीचर भी मानते हैं हाँ चलो ऐसा ही होता होगा, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें गलती नहीं करनी है। चाहे सामने वाले को आता है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलती नहीं करने चाहते हैं। ये डीएनए ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा होता है, पहली चीज। अब बेटा जी ये जो डीएनए जो था, इस डीएनए में मैंने, इस डीएनए में ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर जो
चलो वापस ही बना देता हूं, फिर नहीं तो पूरा हटाना पड़ेगा। इस डीएनए में एक रज्जू मैंने काले रंग से बनाई है और एक रज्जू बेटा जी मैंने लाल रंग से बनाई है। इस तरीके से एक काले रंग से ब्लैक, एक लाल, एक काला और एक लाल, और दोनों को जोड़ा है हरे रंग से। दोनों को जोड़ा है हरे रंग से, ठीक है। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, इस डीएनए को अगर मैं सीधा करूं, इस डीएनए को अगर मैं सीधा करूं तो क्या ये ऐसा नहीं होगा? दिमाग लगाएं जरा जल्दी से। काला लाल, काला लाल अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, रंग अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ा दिखा देते हैं। ये काला सर, ये लाल, और सर ये आपस में जुड़े हुए हरे से, ठीक है। अब देखो और सोच समझकर मुझे बताओ, यहां पर मैंने हरा क्या बनाया था? सर ये बनाया था हरा। ये बनाया था हरा। अब हरा क्या है और लाल क्या था, काला क्या था? जरा सोचिए। ये जो लाल जो है, ये काला जो है, क्या इस डीएनए की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है? सोचो। क्या ये जो डीएनए जो है, इस डीएनए की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कौन है? ये काला और ये लाल, जो आपस में जुड़ी हुई है किससे? हरे से। बोल सकता नहीं बोल सकता? सोचो, दिमाग लगाओ। इस डीएनए में ये काला बैकबोन है, लाल बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो आपस में जुड़ी हुई है किससे? एक हरी संरचना, और ये हरी संरचना जो है ये है बंध, ये है बॉन्ड। क्या है बेटा? ये बॉन्ड है। हरी संरचना जो थी ये क्या थी? ये बंध थी, याद रखना है आपने। और इन बंधों को अभी बताऊंगा, सारे बंधों को। अभी सिर्फ इतना याद रखना, ये जो बंध होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध हैं ये? हाइड्रोजन बंध। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो अब आप मुझे बताओ, प्रश्न का आंसर दो। सर हाइड्रोजन बंध ये है, ये हरा हरा, सर ये हरा हरा हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। सर ये लाल क्या था? तो ये लाल क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी, और ये रीढ़ की हड्डी किससे बनी हुई है? दो चीजों से, सॉरी तीन चीजों से। क्या क्या? सर फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड। सर फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड। सर फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार, सर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड, और आखिरी में फॉस्फेट। सिमिलरली यहां पर भी, यानी सारे न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ना। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, ये न्यूक्लियोटाइड में कहीं ना कहीं आपको शर्करा दिखाई दे रही? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रही है हमें शर्करा। ये रही सर, हमें ये शर्करा दिखाई दे रही है। और मेरा प्रश्न आपसे है, क्या ये शर्करा, सोचना, क्या ये शर्करा से दो फॉस्फेट जुड़ रही है या नहीं? आप बोलेंगे यस सर, दो फॉस्फेट जुड़ रही है। एक शर्करा से दो फॉस्फेट जुड़ रही है, एक तो ये, एक ये। इसी के नीचे आओ, फिर एक और शर्करा। इस शर्करा से कितनी फॉस्फेट जुड़ रही है? एक तो ये जुड़ रही है, एक ये जुड़ रही है। फिर एक और शर्करा, इससे ऊपर फॉस्फेट, नीचे फॉस्फेट। फिर एक और शर्करा, इससे ऊपर फॉस्फेट, नीचे फॉस्फेट। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, एक शर्करा से कितनी फॉस्फेट जुड़ रही हैं, या एक फॉस्फेट कितनी शर्करा से जुड़ रहा है? ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, एक शर्करा से दो फॉस्फेट जुड़ रही है, या एक फॉस्फेट दो शर्करा से जुड़ रहा है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, बोल सकते हैं। मेरे ये दो हाथ है, ये दो हाथ मेरे हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये दो मेरे हाथ हैं, ये दोनों हाथ मेरे। एक शर्करा से दो फॉस्फेट निकली, एक फॉस्फेट दो शर्करा से जुड़ रहा है, नहीं बोल सकता भाई। ये देखो, ये फॉस्फेट
दो शर्करा से जुड़ रहा है और एक शर्करा से दो फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, है ना। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने यहां पर आपको ये फॉस्फेट दिखाया। ये फॉस्फेट इस शर्करा से जुड़ा, इसके कौन से कार्बन से जुड़ा? सर 5वें कार्बन से जुड़ा था। कौन से कार्बन से जुड़ा था? सर 5वें कार्बन से जुड़ा था। मैंने कहा वेल डन जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, 5वें कार्बन से जुड़ा था, है ना। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, ये फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा, ये फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा, ठीक, नो प्रॉब्लम। आइए आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए, इस शर्करा से अगला फॉस्फेट भी तो जोड़ना है ना, इससे अगला फॉस्फेट भी तो निकालना है। आइए निकालते हैं, इससे अगला फॉस्फेट निकालते हैं। आइए जरा देखिएगा, देखिए फॉस्फेट आलो जी, एक और फॉस्फेट। अब साहब ये फॉस्फेट इस शर्करा से जुड़ेगा, कैसे जुड़े, कैसे जोड़े? आइए जी देखिए, अगेन क्या निकलेगा? जल का अणु, निकालो, निकाल दो और जोड़ दो और जोड़ दो। कौन सा बंध बनेगा? फॉस्फोएस्टर। ये भी क्या है? फॉस्फोएस्टर है, फॉस्फोएस्टर है। क्या निकल जाएगा यहां से भी? जल का अणु निकल जाएगा। अब आप सोच समझकर मुझे बताना, सोच समझकर, इस शर्करा से कितने फॉस्फेट जुड़े हुए हैं? 2। और कितने फॉस्फोएस्टर बंध बन रहे हैं? 2। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। टोटल कितने कितने बंध बन रहे हैं फॉस्फोएस्टर के? 2। इसीलिए बोला जाता है क्या? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। आया समझ में? ये एक एस्टर, ये एक एस्टर मिलकर क्या कहलाएगा? 2 डाई एस्टर बंध। तो याद रखना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जब हम जब पढ़ते हैं ना बुक्स में, तो हमें मिलता है क्या कि फॉस्फेट शर्करा से जुड़ी होती है कौन से बंध के द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर। नहीं रे प्रभु, 2 फॉस्फेट जुड़ी होती है एक शर्करा से, तब जाकर बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आया अब क्लियर है? समझ में आ गया? चलो जी, अब मैं ना यहां पर आपको जो फंडा बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि देखो, हम ये जो डीएनए जो होता है उसका एक सिरा है 5 प्राइम और 3 प्राइम, बोलते ना 5 प्राइम 3 प्राइम, और इसके विपरीत 5 प्राइम 3 प्राइम। ये है क्या? ये क्या है? इसको समझना पड़ेगा। सर ये 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है? जरा जल्दी से देखना प्रभु, सोच समझकर मुझे बताना जल्दी से। आपको ये फॉस्फेट जो थी और ये जो फॉस्फेट जो आपको दिखाई दे रही है, ये फॉस्फेट इस शर्करा के कौन से कार्बन पर थी? सर 5वें से जुड़ी थी। ये वाली किससे जुड़ी थी? सर 3रे से जुड़ी थी, 3रे से जुड़ी थी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, बहुत सिंपल सी बात। ये फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें से, ये फॉस्फेट 3रे से। अब जरा सोचिए, ये वाली फॉस्फेट इस शर्करा के नीचे, ऊपर नीचे से जब इधर से जुड़ेगी, सोचो सोचो कौन सा आएगा? 3। लेकिन ये जब इससे जुड़ेगी तो 5। ये जब इससे जुड़ेगी इस शर्करा के 3रे, इससे जुड़ेगी तो 5वें, इससे जुड़ेगी तो 3रे, इससे जुड़ेगी तो 5वें, इससे जुड़ेगी तो 3रा। आया समझ में? नहीं आया? वापस से देखो, फिर से देखो। देखो ये फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ रही है, ठीक, और ये वाली 3रे से जुड़ रही है। फिर वापस से शर्करा 5वें से जुड़ेगी, ये इसके, फिर एक और फॉस्फेट इसके 3रे से जुड़ेगी, फिर एक और शर्करा 5वें से जुड़ेगी, 3रे से जुड़ेगी। अब बाबू मुझे बताओ बस इतनी सी बात, ये वाली फॉस्फेट और इस वाली आखिरी फॉस्फेट को अगर मैं देख रहा हूं इस श्रृंखला में, सबसे पहली फॉस्फेट और सबसे आखिरी फॉस्फेट को अगर मैं देखूं तो ये फॉस्फेट इस शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है? 5वें। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 5 डैश सिरा।
और ये वाली फॉस्फेट इस शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है? तीसरे, इसलिए क्या बोला जाता है? 3 सिरा। अब जाकर जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे कि सर 5 और 3 क्या है। आया समझ में? फिर से बताऊं, फिर से सुनो, वापस से सुनो, मैं बार बार बताऊंगा। देखो इस डायग्राम को देखो पहले तो, जब तक ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो चीज क्लियर नहीं होगी। देखो बेटा जी, हमने एक फॉस्फेट को एक शर्करा से जब जोड़ा था ऊपर से, तो ये 5वें कार्बन से जुड़ी। वहीं इसी शर्करा से एक और फॉस्फेट जुड़ रही है इस शर्करा के कौन से कार्बन से? तीसरे कार्बन से। अब ये फॉस्फेट आगे भी तो जुड़ेगी, वही तो चीज मैंने बताई कि भैया ये फॉस्फेट शर्करा से जुड़ी उसके 5वें कार्बन से, एक और फॉस्फेट इसी शर्करा के तीसरे कार्बन से, फिर यही फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें कार्बन से, फिर अगली फॉस्फेट इसी शर्करा के तीसरे कार्बन से, फिर ये 5वें, ये तीसरे। तो आखिरी जो फॉस्फेट थी नीचे की तरफ वो तीसरे कार्बन से जुड़ी थी, और सबसे ऊपर वाली जो थी वो 5वें कार्बन से जुड़ी थी। ये 5 है और ये 3 है। 5 सिरा 3 सिरा, ये होता है 5 और 3। समझ में आ गया? सिंपल सा था। अब ये तो समझ में आ गया। अब हम ये बोलते हैं कि सर ये 5 है, ये 3 है, इसके विपरीत 5 कैसे हो गया और इसके विपरीत 3 कैसे हो गया? ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा जी। अब इस शर्करा से हमें किसको जोड़ना है? ये तो हमने फॉस्फेट को शर्करा से जोड़ दिया, ये तो हमने फॉस्फेट को शर्करा से जोड़ दिया, ये तो समझ में आ गया। अब इस शर्करा से हमें किसको जोड़ना है? इस शर्करा से हमें जोड़ना है किसको? नाइट्रोजन क्षार को। किसको जोड़ना है? नाइट्रोजन क्षार को। प्रभु इतनी सी बात याद रखना, इतनी सी, प्यूरीन अगर जुड़ेगा इस शर्करा से, कौन जुड़ेगा? अगर इस शर्करा से प्यूरीन जुड़ेगा, प्यूरीन जुड़ेगा, तो वो प्यूरीन अपने 9th पोजीशन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? 9th पोजीशन से जुड़ता है, याद रखना। और अगर पिरिमिडीन जुड़ेगा तो वो अपनी 1st पोजीशन से जुड़ता है। नहीं है समझ में? आइए दिखाता हूं, आइए देखिए। पहले मैं प्यूरीन को जोड़कर दिखा रहा हूं। किसको जोड़कर दिखा रहा हूं? प्यूरीन को। ठीक है, कैसा था प्यूरीन? जरा जल्दी से मुझे बताओ। सर ये था प्यूरीन, दिख रहा है? अब इस प्यूरीन को मुझे जोड़ना है किससे बेटा जी? हमें इस शर्करा से जोड़ना है। कैसे जोड़ूं? इसको घुमाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बस इसको यहां की तरफ इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, ऐसा ही था। देखो जरा, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6 उल्टा घूमा था, है ना? चलो जी, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6 उल्टा ही तो घूम रहा है कि सीधा घूम रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो अब सीधा घुमा दिया। हाँ जी, उसकी मिरर इमेज ली है। क्या ली है? मिरर इमेज ली है। हमने कुछ नहीं किया बाबू, जरा देखो, हमने सिर्फ इसको उठाकर इधर ले आए हैं, ये वाली चीज इधर आ गई है, बस। ठीक है, अब जरा सोचिए ये कौन सी पोजीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे जो ये 9वें पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उससे जोड़ना है। किसको जोड़ना है भैया? यहां से जुड़ेगा बेटा जी आपका ये, यानी कुल मिलाकर प्यूरीन अगर जुड़ेगा। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आया? अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। आलो जी, बहुत ज्यादा टफ हो गया, कोई बात, लो और सिंपल बना देता हूं। अगर ये चीज समझ में नहीं आई, नो टेंशन, इतनी सी बात सुन लो। चलो, आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वापस से दोहरा देता हूं, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये चीज समझ में आ गई। हमें किसको जोड़ना है? प्यूरीन को जोड़ना है। चलिए सबसे पहले हम प्यूरीन को जोड़ते हैं। हमने ऐसे बनाया था ना, मैं ऐसे ही बना देता हूं, बस ये लो, ऐसे ही बनाया था। सर आपने ऐसे बनाया था, ये लो बाबा मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर खिसका देता हूं, नहीं तो ये फिर समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा और रुकिए, तसल्ली रखिए।
प्यूरिन है, यही है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इस 9th पोजीशन से इसको जोड़ना है, 9th पोजीशन से इसको जोड़ना है। यहां पर OH समूह दिख रहा है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH, क्या दिख रहा है आपको? OH दिख रहा है, यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, यहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है। बेटा ये हाइड्रोजन, इस 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन, और इस कार्बन नंबर पहली का OH, क्या निकल जाएगा? जरा जल्दी से मुझे बताएं। आप सीधा बोलेंगे सर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाबू? जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताओ, जल्दी से सोचो, क्या निकल जाएगा? सर जल का अणु निकल जाएगा। मैंने कहा वेल डन जी, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना, प्यूरीन अगर शर्करा से जुड़ेगी तो उसका नाइट्रोजन 9th जुड़ता है। कौन सा नाइट्रोजन? 9th पोजीशन का जो नाइट्रोजन जो होता है वहां से एक बंध बनता है शर्करा के पहले कार्बन से, और ये जो बंध जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई है? नो प्रॉब्लम, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें अब इसी की जगह अब जरा सोचिए, अगर प्यूरीन होगा तो बाबू आपने बस इतना सा याद रखना है, प्यूरीन का पहला जो नाइट्रोजन है उससे जोड़ना है, और पिरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन है उससे बंध बनाना होगा, और प्यूरीन का जो 9th नाइट्रोजन था उससे बंध बनाना था। अब ये जो बंध जो मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। अगर मैं यहां पर प्यूरीन को रखा तो पिरिमिडीन को उठाकर अगर यहां रखूंगा तो पहली नाइट्रोजन होगी कि नहीं होगी? ये नाइट्रोजन पहली से क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। दिखाऊं? देखना चाहते हो? आओ जी, ये भी देखो। चलो, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहां से इनको हटाकर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन। आलो जी, किससे बना? जरा सोचिए, किससे बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर पिरिमिडीन हुआ तो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वहां पर बंध बनेगा ग्लाइकोसिडिक, और अगर प्यूरीन हुआ तो जो 9वें पोजीशन पर नाइट्रोजन है उससे बंध बनेगा। बस इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी। क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर है? अब जरा जल्दी से ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने बोला ये जो है हमारा क्या है बेटा जी? इस तरीके से हमारा डीएनए है जिसमें 5 प्राइम हमें समझ में आ गया, 3 प्राइम हमें समझ में आ गया। यानी इस डीएनए श्रृंखला में ये जो डीएनए की ये जो बैकबोन है यहां पर 5वीं पोजीशन पर कौन है? फॉस्फेट है। और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 3री पोजीशन पर क्या है? फॉस्फेट है। वहीं विपरीत उल्टा कैसे हो गया? ये जो 2 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, 2 रज्जू जो आपको दिखाई, इनको रज्जू बोला जाता है, स्ट्रैंड बोला जाता है। ये दोनों रज्जू एक दूसरे के समांतर नहीं है, प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है। क्या बोला? प्रति समांतर, एंटी पैरेलल है। सर ये 5 डैश 3 डैश तो समझ में आ गया, लेकिन एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा जरा। देखिए, ये अब दिखाने का समय आया है। मैं आपको 2 दिन से शायद ये दिखा रहा था, शायद अब समय आया दिखाने का। देखिएगा बेटा जी, ये 5 डैश का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शर्करा है। ये क्या है? गौर से देखना, अपने पास इस डायग्राम को रखना और आराम से तसल्ली से पढ़ना। ये शर्करा है। इस शर्करा की 5वें कार्बन पर हमने किसको जोड़ा है? फॉस्फेट को। और इसी शर्करा के 3रे कार्बन पर हमने इस फॉस्फेट को, फिर ये फॉस्फेट इस शर्करा के 5वें, फिर ये फॉस्फेट इस शर्करा के 3रे, फिर यही इस शर्करा के 5वें, ये इस शर्करा के 3रे। ऐसे करते 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 लास्ट में जो फॉस्फेट होगी वो किस पे होगी? 3 पे। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा सोचिए, इस शर्करा से ये कौन जुड़ा हुआ है? आप बोलेंगे सर ये जुड़ा हुआ है हमारा प्यूरीन। कौन? प्यूरीन। और प्यूरीन की ये पोजीशन कौन सी है ये देखने के लिए हमेशा देखा करो रिंग, प्यूरीन की रिंग देखा करो, रिंग रिंग रिंग। जरा सोचिए, इस रिंग को मैंने क्या बोला था?
ये जो रिंग जो थी ये वाली, इस रिंग को मैंने क्या बोला था, याद करो, इमिडाज़ोल। क्या नाम था, इमिडाज़ोल, याद आ रही है। इस इमिडाज़ोल रिंग में अगर मैं देखो इसको शॉर्ट में अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। ये पायरिमिडीन रिंग और ये पिरिमिडीन रिंग, और सॉरी ये पायरिमिडीन रिंग और ये इमिडाज़ोल रिंग, इमिडाज़ोल। और इस इमिडाज़ोल रिंग का ये वाला बिंदु कौन सी पोजीशन को बताएगा, 9th को। किसको, 9th को। इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो भी 9th ही रहेगा, उल्टा तो नहीं हो जाएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, सोचो इस चीज को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो पेन का बिंदु तो यही है ना, ऐसे घुमा दूं तो भी पेन का बिंदु ये है, ऐसे घुमा दूं तो भी पेन का बिंदु ये है। अब यहां पर बिंदु इधर की तरफ था, अब अगर इसको यहां ले आऊंगा तो बिंदु यहां आ जाएगा, बात तो वही रही। तो अब जरा सोचिए, इस संरचना को गौर से देखिए, इस संरचना को, हरी हरी सी जो संरचना है ये एक प्यूरीन है, हरी हरी सी, और इस प्यूरीन में ये रिंग कौन सी है, इमिडाज़ोल, इमिडाज़ोल। और उस इमिडाज़ोल का ये कौन सा नाइट्रोजन पोजीशन है, 9th। तो प्यूरीन के 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो शर्करा की पहली कार्बन से जुड़ता है, जबकि अगर पायरिमिडीन होगा तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, पायरिमिडीन होगा तो हमेशा पहली पोजीशन पर जो नाइट्रोजन होता है उससे कार्बन का कौन सा पहला पोजीशन होता है उससे जुड़ता है। क्लियर, चले आगे, समझ में आ गया। सर ये तो समझ में आ गया, ये उल्टा कैसे हो गया। अब मैं ना आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, ये एडेनिन है। कौन है ये बेटा, एडेनिन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं हाईलाइट कर कर दिखा रहा हूं। ये एडेनिन है, ये वाला भाग कौन है, एडेनिन है, ठीक है। और एडेनिन हमेशा याद रखना, एडेनिन हमेशा जुड़ता है किससे, थाइमीन से। याद रखना, भूल मत जाना, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमीन से। एडेनिन कौन, प्यूरीन, थाइमीन कौन, पिरिमिडीन। प्यूरीन हमेशा किससे जुड़ता है, पायरिमिडीन से जुड़ता है। अब इस प्यूरीन को पायरिमिडीन से अगर जोड़ना है ना, इस थाइमीन से जोड़ना है, तो इस थाइमीन को ना मेरे को उल्टा बनाना पड़ेगा, तभी बंध बनेगा किसके बीच में, मेरे भाई, प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में बंध कब बनेगा, या तो प्यूरीन को उल्टा करूं या पायरिमिडीन को। अब यहां पर बेटा जी, यहां पर वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर पायरिमिडीन जो था वो सीधा था, प्यूरीन को हमने उल्टा कर रखा था। अब ये उल्टे सीधे के चक्कर में ना आप फंस जाएंगे। अभी सिर्फ इतना सा, अगर यहां पर देखो, इस तरीके से समझो, इस तरीके से सोचो, ये डीएनए का रज्जू था, इसमें एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है, ठीक है। अब इसके विपरीत जो रज्जू है उसको समझने के लिए ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 5 डैश बोल रहा हूं और इसको मैं 3 डैश बोल रहा हूं, तो विपरीत, अगर एडेनिन के विपरीत थाइमीन आना है, थाइमीन के विपरीत एडेनिन आना है, ग्वानिन के विपरीत साइटोसिन आना है, साइटोसिन के विपरीत ग्वानिन आना है, तो इस रज्जू को उल्टा होना पड़ जाएगा जुड़ने के लिए। किसको, इनसे जुड़ने के लिए रज्जू को उल्टा होना पड़ जाएगा। यानी सी से जी को अगर जोड़ना है तो ये रज्जू उल्टी हो जाएगी ऐसे, यानी एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे आएगा। ये था सीधा सा कंसेप्ट, बस और कुछ नहीं है। इसी चीज को यहां पर इस तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है कि ये अगर एडेनिन है तो थाइमीन अगर ऐसा है, जुड़ने के लिए थाइमीन को शर्करा से जुड़ना पड़ेगा। और वैसे भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं मेरे भाई, ये शर्करा पर फॉस्फेट 5 डैश सिरे पे है, इस शर्करा पे अंदर की तरफ ये कौन है आपका, थाइमीन है, ये पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन जब जुड़ेगा अंदर तो पिरिमिडीन कार्बन पहले से जुड़ेगा, और पहले से जब ये जुड़ेगा तो यहां पर उल्टी तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, 3 डैश सिरा आ जाएगा। 3 डैश उल्टा करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं है। शर्करा को उल्टा करना पड़ रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। अब खुद पोजीशन देखो जरा, खुद देखिए यहां पर इतना सा, आपको ये शर्करा की ऑक्सीजन ऊपर दिख रही है, इस शर्करा की पोजीशन ऑक्सीजन देखो ऊपर दिख रही है कि नीचे की तरफ है, खुद बस इतना सा सोच लो। यहां पर इस शर्करा को देखो और इस शर्करा को देखो,
इस शर्करा में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, लेकिन इस शर्करा में ऑक्सीजन नीचे की तरफ है। यानी अगर नीचे की तरफ है, शर्करा उल्टी घुमा दी। क्यों? क्योंकि एडेनिन से थाइमिन तभी जुड़ सकता है जब आपको उल्टा करना पड़ेगा। किसको? इस रज्जू को, शर्करा को। तो जरा सोचिए, शर्करा अगर उल्टी कर देंगे तो यहां 3 डैश है, तो उसके सामने अगर शर्करा उल्टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 डैश नहीं हो जाएगा? यहां अगर 5 डैश है, ये 5 डैश है, शर्करा आपने उल्टी कर दी तो ये कौन सा हो जाएगा? सिरा 3 डैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस इतना सा कंसेप्ट था मेरे भाई, इतनी सी चीज थी, बस इसी चीज को यहां पर समझा रखा है। और यही डीएनए का इस तरीके से डायग्राम है। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सब कुछ? 5 डैश सिरा, 3 डैश सिरा समझ में आ गया। 5 डैश क्या था, ये चीज क्लियर है। चलें आगे। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? डीएनए की। किसकी बात करने वाला हूं? डीएनए की। बेटा जी, डीएनए की खोज किसने करी थी? ये जो वैज्ञानिक मैं यहां पर लेकर आया हूं मेरे भाई, इस वैज्ञानिक का नाम आपने याद रखना है। 1869 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है फ्रेडरिच मिश्चर, जिनको हम फ्रेडरिच मिशर भी बोल देते हैं कई बुक्स में। फ्रेडरिक मिश्चर 1869 में इन्होंने एक कोशिका में एक अम्लीय पदार्थ की खोज करी। क्या बोला मैंने? कोशिका में अम्लीय पदार्थ की खोज करी, केंद्रक में, ठीक है। और उसको नाम भी दिया। क्या? इन्होंने जो केंद्रक में पदार्थ खोजा उसको नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में पता लगा अरे भैया ये तो क्या है? ये डीएनए है। तो आपसे कोई पूछे डीएनए की खोज किसने करी है? ये डीएनए की खोज जो है ये किसने करी है? आप सीधा सीधा बोलेंगे सर डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने करी है, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्या? न्यूक्लिन। ठीक है। डिटेल में पढ़ते तो पता लगा उन्होंने ना ये पस सेल जो होती है, जैसे पस भर जाती है कोशिकाओं में, पस भर जाती है, तो वो पस जैसे फफोले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं तो पस भर जाती है, तो वो जो कोशिका जिनमें पस भर गई थी उन कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की खोज करी थी किसने? फ्रेडरिक मिश्चर ने। बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब इन्होंने खोज तो कर दी, अब डीएनए की संरचना ये किसने दी? आइए बेटा, अगले ये जो 2 वैज्ञानिक आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं बेटा जी विल्किंस और ये है फ्रैंकलिन। विल्किंस, फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बाबू? इन्होंने, ध्यान से सुनना, किसने? विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था? तो ध्यान से सुनना, इन्होंने अध्ययन किया डीएनए की संरचना का। ठीक है। कैसे? एक्स रे निवर्तन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अब आप मेरे से पूछेंगे सर क्या होती है ये? आप मुझे बताएं, क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल वर्ड आ रहा है, मैं डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, क्या कहलाएंगे? डीएनए के क्रिस्टल्स। और उनके ऊपर एक्सरे डालूं और पीछे मैंने एक्सरे फिल्म लगा दी। जैसे आपने देखा होगा कईयों के हाथ पैर टूट जाते हैं तो एक्सरे डाली जाती है, फिर एक फिल्म बनकर आती है, उसमें देखते हैं हम। बस वही चीज है। इन्होंने एक्सरे निवर्तन किया था। इन्होंने, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था बेटा? इन्होंने एक्सरे का इस्तेमाल करके डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था और कुछ डाटा निकाला होगा, कुछ डाटा निकाला इन्होंने। किन्होंने? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है जिसको दुनिया आज तक जानती है? ये तो चलो हमें नाम मिल गया, लेकिन दुनिया किसको जानती है? डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये हैं बेटा जी, याद रखना, वॉटसन और ये हैं क्रिक। कौन बेटा? याद रखना है आपने, कौन? वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक, इन्होंने 1953 में, ध्यान से सुनना, 1953 में किसने? वॉटसन और क्रिक ने, इन दोनों ने मिलकर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का एक मॉडल दिया था। क्या बोला मैंने? डीएनए की, ये वर्ष याद रखना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वर्ष भूल मत जाना।
डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रारूप, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था। किसने दिया था बेटा जी? भूलना नहीं है आपने, किसने? वॉटसन और क्रिक ने। कब? 1953 में। अब आप फाइनली पूछेंगे सर उन्होंने क्या बताया? तसल्ली रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में यही तो बताने वाला हूं कि आखिर इन दोनों ने डीएनए की संरचना का ये जो प्रारूप दिया था, जिसके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इन दोनों को ना नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए की संरचना। और इन्होंने ध्यान से सुनना, इन्होंने ना थोड़ी सी हल्की सी चोरी कर ली। आप बोलेंगे चोरी कर ली मतलब? चोरी मतलब इन द सेंस चोरी नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इनका जो डाटा आया था ना, इनका विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो डाटा आया था, उस डाटा का इस्तेमाल करके इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाया। तो इन्होंने थोड़ी सी हेल्प ली, ये बोलूंगा हेल्प ली। किसकी? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो डाटा दिया था, जो उन्होंने एक्सरे निवर्तन किया था, जो उन्होंने एक्सरे डालकर डीएनए के छोटे छोटे क्रिस्टल्स पर एक्सरे डालकर जो देखा, जो रिजल्ट मिला, उसी रिजल्ट का उपयोग करके इन दोनों महाशय ने क्या दिया था आपका? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रारूप, डबल हेलिकल मॉडल दिया था 1953 में। आई होप यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा जी एक आपने सुना नाम डीएनए और एक नाम आपने सुना आरएनए। एक नाम आपने सुना डीएनए और एक नाम आपने सुना क्या? आरएनए, है ना? हम डीएनए की संरचना देखने वाले, लेकिन उस संरचना को देखने से पहले कुछ चीजें बतानी जरूरी है, ध्यान से सुनना। हालांकि मुझे ये पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब भी बता दूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं क्योंकि अब आप जान चुके हैं। क्या? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, नाइट्रोजन क्षार डीएनए में कौन से मिलते हैं? आपको पता है ना? ए, टी, जी और सी, यही मिलते हैं ना बेटा। नाइट्रोजन क्षार के साथ अगर मैं शर्करा जोड़ दूं, और आप ये भी जानते हैं डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। तो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या कहलाते हैं? आप सोचो, याद अगर आपको आ रहा हो, न्यूक्लियोसाइड। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? सोचो, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। यही होगा ना? यही होगा ना? इतनी सी बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं था? आइए अब ध्यान से सुनिएगा एक एक करके बिंदु। नाइट्रोजन क्षार कौन? एडेनिन, ठीक है। इसके साथ मैं शर्करा जोड़ता हूं डीऑक्सीराइबोज। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। बेटा मेरी बात को गौर से सुन लेना, ठीक है? तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एडेनिन के साथ शर्करा जोड़ता हूं डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, भाई आप अच्छे तरीके से जानते हैं फॉस्फेट शर्करा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसाइड। तो बेटा जी मैं डीएनए की बात, डीएनए में अगर एडेनिन शर्करा के साथ जुड़ता है, डीएनए में आप जानते हैं अच्छे तरीके शर्करा कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है ना मेरे बाबू, उसका नाम याद रखना, क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम है? डीऑक्सी एडिनोसिन। ये है न्यूक्लियोसाइड का नाम, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब डीऑक्सी एडिनोसिन यानी ये जो है एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज शर्करा को मिला के हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मैं बोलूंगा वेल डन। इसके साथ अगर मैं क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट,
इसके साथ अगर मैं क्या जोड़ दूं, फॉस्फेट, तो क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, DAMP। क्या, DAMP। अब आप बोलेंगे सर DAMP इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल डी का मतलब है डीऑक्सी, ए का मतलब एडिनोसिन, एम का मतलब मोनो, और फॉस्फेट, पी का मतलब फॉस्फेट। इतना तो समझ में आता है ना कि भैया एक फॉस्फेट को आप इसके साथ जोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, खत्म। इतनी सी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? छोटा सा बच्चा समझ जाएगा, 10वीं क्लास का बच्चा समझ जाएगा डीएनए की इतनी सी बात को कि भैया नाइट्रोजन क्षार आपने ली एडेनिन, उसके साथ जब आप शर्करा जोड़ रहे हो कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, तो क्या बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन बनता। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या था, जब शर्करा के साथ क्या जोड़ते हो, क्षार जोड़ते हो तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये न्यूक्लियोटाइड है। डन, क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले हम आरएनए की बात भी तो करें। आइएगा देखिएगा बेटा जी, यहां पर भी नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा, लेकिन बाबू यहां पर शर्करा कौन सी, आरएनए में। आप बोलेंगे सर राइबोज, मैं बोलूंगा वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है सर, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सीधी सी बात, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। सर न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ देंगे, मैं बोलूंगा अरे बांगड़ू न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, है ना। यही तो बात करी भैया, यहां पर भी तो यही बात करी, यहां पर भी तो यही बात कर रहा हूं, है ना। अब आरएनए में बात करते हैं, आइएगा आरएनए की बात करते हैं। आइए, सबसे पहले आरएनए में नाइट्रोजन क्षार वही कौन, ए यानी एडेनिन। भैया एडेनिन तो दोनों में होता है, लेकिन शर्करा यहां पर राइबोज। यहां पर क्या थी, डीऑक्सीराइबोज क्योंकि डीएनए था, यहां पर राइबोज क्योंकि आरएनए है। अब साहब न्यूक्लियोसाइड क्या बना, यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम है एडिनोसिन। अब बाबू आप मुझे बताओ, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर एडिनोसिन यहां पर भी है, सर एडिनोसिन यहां पर भी है, फर्क इतना सा, यहां पर डीऑक्सी शब्द है, यहां पर डीऑक्सी नहीं है। क्यों है यहां पर, क्योंकि ये डीएनए में जो शर्करा है वो है डीऑक्सीराइबोज, यहां पर डीऑक्सी नहीं है, यहां पर केवल राइबोज है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना है उसका नाम एडिनोसिन है, जबकि यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना था वो था डीऑक्सी एडिनोसिन। समझ में आ गया? अब बेटा सीधी सी बात है, इसके साथ क्या जोड़ूंगा, फॉस्फेट, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखूं, आप सोचो, क्या मैं यहां पर DAMP लिखूंगा या सिर्फ AMP लिखूंगा? सोचो 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 सोचो, सिर्फ AMP लिखूंगा कि DAMP लिखूंगा? DAMP कौन था, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां पर क्या होगा, एडिनोसिन मोनो, एक एडिनोसिन के साथ आप एक फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। कई बच्चों को यही समझ में, सर एडिनोसिन क्या है, अरे बुद्धू एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। सर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अरे बुद्धू जब शर्करा के साथ क्या जोड़ते हैं, नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन क्षार जोड़ा, एडेनिन। सर एडेनिन क्या है, अरे बुद्धू प्यूरिन है। सर प्यूरिन क्या है, अरे बुद्धू प्यूरिन एक ऐसे रसायन जो दो प्रकार की रिंग से बने होते हैं, पायरिमिडीन और इमिडाजोल। सर इमिडाजोल क्या थी, जो दो नाइट्रोजन 3 कार्बन की बनी हुई थी। पायरिमिडीन क्या थी सर, जो दो नाइट्रोजन 4 कार्बन की। और कितना बेसिक से तरीके से मैं समझा रहा हूं, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा आरएनए में वो AMP है और यहां पर DAMP है। अब बेटा जी आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप सभी से ना एक प्रश्न पूछता हूं, देखो दिमाग के ऐसे तार खुलेंगे ना। आप में से कितने बच्चे हैं जो ये शब्द जानते हैं, जिंदगी में कई बार आया होगा, आया होगा, आया होगा, ATP। सर ये तो नाम सुना हुआ है सर, ऊर्जा की इकाई है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
सर 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 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर अभी अभी हमने देखा, कौन था? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सर अभी अभी हमने देखा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब बाबा एक सिंपल सी चीज जरा सोचना, ये है ए, इसके साथ अगर मैंने जोड़ दी शर्करा राइबोज, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बोला? एडेनिन। और राइबोज को मिलाकर मैंने क्या बोला? एडिनोसिन। यही तो बोला। इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बोला? एडिनोसिन। कौन है ये? न्यूक्लियोसाइड है ना, है ना। अब जरा सोचिए, इसके साथ मैंने अगर एक फॉस्फेट जोड़ दी तो क्या बोलूंगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बाबू एक और जोड़ दी फॉस्फेट, क्या बोलूंगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलूंगा? एडीपी। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? पहले जब नहीं जोड़ी थी, एक फॉस्फेट थी, तो क्या था? एएमपी। यही था ना। देखो ये नहीं जोड़ी मैंने, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर एक और फॉस्फेट जोड़ी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बाबू एक और जोड़ दूंगा तो क्या बोलूंगा? एडिनोसिन राइफॉस्फेट। तो आज के बाद कभी भूल मत जाना कि है क्या एटीपी। याद रहेगा अब आज के बाद, भूलना मत कि एक्चुअली ये एटीपी क्या है। तो एटीपी बेटा जी एक प्रकार का, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन कैसा न्यूक्लियोटाइड? ट्राइफॉस्फेट वाला। 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं किससे? एडिनोसिन से। अगर एक फॉस्फेट जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड कैसा? मोनोफॉस्फेट। 3 जोड़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड कैसा? ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? धमाकेदार चीज समझ में आ गई है। आज के बाद भूल मत जाना सर एटीपी क्या थी। याद रहेगा। चलें आगे। आइए, तो ये बेटा जी हमने सीधी सी बात कर ली डीएनए और आरएनए में सबसे पहले एडेनिन की। बाकी सिंपल सिंपल से जल्दी से निपटाते हैं। दूसरा है कौन? थाइमीन। वही डीऑक्सी राइबोज। शर्करा तो वही रहेगी भैया डीएनए में। क्या बनेगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। फिर फॉस्फेट जोड़ोगे तो डीऑक्सीडीन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। कर कर देखिएगा, खुद भी मेहनत करिएगा थोड़ी सी। थाइमीन को अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ जोड़ू तो बनता है डीऑक्सी थाइमिडीन। वहीं यहां पर टी तो होता नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है। यू होता है आरएनए में कौन? यूरासिल। और यूरासिल के साथ राइबोज जोड़ूंगा तो बनता है यूरिडीन। फॉस्फेट जोड़ूंगा तो यूएमपी। ठीक है, उत्तराखंड मध्य प्रदेश है नहीं जी, कौन? यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा, हाँ जी, सी साइटोसिन। वही राइबोज शर्करा बनेगा साइटिडीन। फॉस्फेट साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और आखिरी जी कौन? ग्वानिन। ग्वानिन के साथ राइबोज शर्करा ग्वानोसिन। ग्वानोसिन फॉस्फेट ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। बता, इतनी सी बात समझ में? अब है ना, आप थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाएं। सोचिए, आप मुझे बताएं डीएनए या आरएनए में यहां पर प्यूरीन कौन था? प्यूरीन। आप बोलेंगे सर ये प्यूरीन था और ये प्यूरीन है। याद आ रहा? प्यूरीन कौन थे? एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन थे, है ना। जबकि ये दोनों क्या थे? पायरिमिडीन थे। जरा सोचिए, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, डीन वर्ड आ रहा है, डीन। देखना, यूरासिल को इसके साथ जोड़ा, क्या बना? यूरिडीन। साइटोसिन जो एक पायरिमिडीन था, इसको जोड़ा तो क्या बना? साइटिडीन। डीन डीन वर्ड आ रहा है, ये किस चीज को बता रहा है? पायरिमिडीन्स को। अब यहां पर देखो, है तो ये प्यूरीन, लेकिन वर्ड प्यूरीन में ना सीन आएगा। सीन क्या? एडिनोसिन। ग्वानिन से ग्वानोसिन जब क्या बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। याद रखना, भूल मत जाना, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो बेटा जी हमने आरएनए की बात कर ली इधर, और निपटा देते हैं यहां पर जल्दी से। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्या बनेगा। जी कौन है? ग्वानिन। क्या जोड़ेंगे? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्या बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी, बस देखो फर्क कितना सा आएगा। ये देखो यहां पर ग्वानोसिन है, यहां पर ग्वानोसिन के आगे बस डीऑक्सी लगाना है।
है ना। यहां पर जीएमपी था, यहां पर जीएमपी से पहले डी लगाना है, डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफिल। आखिरी बेटा जी, आखिरी साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीसाइटिडीन। यहां पर सिर्फ साइटिडीन था, यहां डीऑक्सीसाइटिडीन, फॉस्फेट जोड़ेंगे तो डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। बच्चों ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, सच्ची बता रहा हूं। ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं इसको थोड़ा सा ना इस्तेमाल कर लेना, ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, बहुत 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 जरूरी है। तो कृपया करके मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझा रहा हूं तो गौर से सुनो, समझो और याद रखना, ठीक है। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था पक्का ना। अब आगे चलते बेटा जी, ध्यान से सुनना। ये डीएनए में मैंने आपको, ध्यान से सुनना, ये डीएनए में मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड और जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके क्या नाम है ये बताने के लिए बताया था। सिमिलरली आरएनए में जो न्यूक्लियोसाइड हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड है, और जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, या आरएनए में जो न्यूक्लियोसाइड है और डीएनए में न्यूक्लियोसाइड है, ये बताने के लिए ये समझाया है। याद रखना, यहां पर शर्करा डीऑक्सीराइबोज है, यहां पर राइबोज है, ठीक है। एएमपी, उसके बाद एटीपी समझाया, एटीपी क्या था वो सारी चीज मैंने आपको समझा दी है। तो बाबू यहां तक की चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं बेटा जी हमारा किस चीज, कहां की ओर, यहां की ओर। वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप दिया था, उसमें, उस प्रारूप में, उस मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी वो पढ़ने वाले हैं। आइए बेटा जी बात करते हैं बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इसकी द्विकुंडलित प्रारूप। प्यारे बच्चों, द्विकुंडलित प्रारूप, डबल हेलिकल मॉडल जो वॉटसन और क्रिक ने दिया है ना, वर्ष जरूर याद रखना 1953, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इससे नीट में प्रश्न आया है, ठीक है। तो बेटा जी इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई वो हम पढ़ने वाले, आइएगा ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, एक अंग्रेजी का ना एक वर्ड होता है हॉलमार्क, ना है मेरे दोस्त, अंग्रेजी का ना एक वर्ड होता है हॉलमार्क। अब आप बोलेंगे सर हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? खूबी, मुख्य खूबी, मुख्य खूबी, विशेषता, मुख्य विशेषता। एक होती है विशेषता, एक होती है मुख्य विशेषता। देखिए मेरे अंदर बहुत सारी खूबी है, लेकिन मेन खूबी क्या है वो, ठीक है मजाक कर रहा हूं। कहने वाली बात है क्या कि मान लो कोई यंत्र है, कोई सा भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी खासियत है ना, लेकिन मेन खासियत क्या है कि जैसे मैं बोलूं कि मेरी वाइफ है, वो खाना बनाती, ढेर सारा खाना बनाती है, रोज नई नई सब्जियां, लेकिन उसकी खूबी क्या है, वो मेन डिश क्या बना सकती है, उसकी कौन सी डिश है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यानी मुख्य विशेषता क्या है, कौन सी मुख्य रूप से वो विशेष खाना बना सकती है, कौन सी लजीज चीज बनाती है? चलो इसी बहाने मैंने अपनी बीवी को भी याद कर लिया। तो कहने वाली बात जो थी वो ये कि हॉलमार्क का मतलब मुख्य खूबी है ना। अब बात आ रही है कि इस द्विकुंडलित प्रारूप की मुख्य खूबी क्या थी, मेन डिश क्या थी, मुख्य सब्जी क्या थी, वो वाली बात है। तो बेटा जी इस प्रारूप की मुख्य खूबी थी क्या?
नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन क्षार युग्मन। क्या? नाइट्रोजन क्षार युग्मन इस मॉडल की मेन खूबी थी। अब आप बोलेंगे सर क्या? सर समझ नहीं आया, ये नाइट्रोजन क्षार युग्मन समझ नहीं आया। बाबू एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये जो डीएनए का जो मॉडल है जिसमें संरचना बताई गई होगी, उस संरचना में क्या बताया कि भैया डीएनए जो है वो किससे बना हुआ है? फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा। चाय बेच रहा हूं है, फॉस्फेट शर्करा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉस्फेट शर्करा, ठीक है, ये बैकबोन बना रही, ये आधार बना रही है किसका? डीएनए का। ये समझ में आता है, ये आता है। और दोनों रज्जू जो है वो एक दूसरे के विपरीत जातीय प्रति समांतर होती है, समझ में, दूसरे के विपरीत जातीय प्रति समांतर होती है, समझ में आता है। लेकिन मेन चीज थी इनके साथ जो नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहे हैं, कौन? मान लो एडेनिन, तो एडेनिन के सामने कौन होता है? हमेशा थाइमीन होता है। और ये दोनों आपस में 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। उसी प्रकार अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने हमेशा सी होएगा, साइटोसिन होगा, और वो 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए। इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर आप बोल रहे हो एडेनिन के सामने थाइमीन है तो थाइमीन के सामने कौन होएगा? एडेनिन होगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी का उल्टा कर लीजिए, आपने बोला ग्वानिन के आगे साइटोसिन है, तो साइटोसिन के आगे कौन है? बाबू ग्वानिन है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जरा सोचिए, क्या ये नाइट्रोजन क्षार नहीं है? क्या ये जुड़ नहीं रहे? क्या युग्मन नहीं हो रहा? तो किसका किससे हो रहा है? हमेशा याद रखना है, जो नाइट्रोजन क्षार का युग्मन जो वॉटसन और क्रिक ने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया। नोबेल पुरस्कार ऐसे थोड़ा ना मिल जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट चीज बताई कि एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, या साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस मॉडल का। बताएं क्या ये चीज समझ में आ गई? सिंपल सी चीज, क्लियर है? चले, पहला हॉलमार्क, पहला मुख्य विशेषता, पहली मुख्य डिश सब्जी याद है, रहेगी, याद रहेगी। चले आगे। अब सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट आइए समझ। दूसरा बिंदु देखिए, बाकी बिंदु आप जानते हैं, आराम से समझ जाएंगे। अगर आपने पुरानी कक्षाएं ली हैं तो आराम से समझ जाएंगे। बताएं मुझे, डीएनए का आधार कौन बना रहा? सोचो, डीएनए की जो रज्जू हैं उनका आधार कौन बना रहा है? नाइट्रोजन क्षार बना रहा है, ये फॉस्फेट शर्करा बना रही है? सोच, दिमाग लगाएं। तो याद रखना, आधार कौन बनाता है? फॉस्फेट और शर्करा। याद रखना, फॉस्फेट और शर्करा क्या बनाती हैं? आधार बनाती। फॉस्फेट और शर्करा आधार बनाती हैं। कौन बेटा जी? डीएनए की रज्जू का आधार बनाती है कौन? फॉस्फेट और शर्करा। बाबू ये देखो ना, ये फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट, ये आधार बना रही, ठीक है। जबकि अंदरूनी भाग कौन बना रहा है? अंदर वाला भाग कौन बना रहा है? तो हम सीधा बोलेंगे जबकि नाइट्रोजन क्षार अंतः भाग बनाते हैं, अंतः भाग बनाते हैं। यानी अंदर का भाग कौन बनाया? नाइट्रोजन क्षार। और बाहर का यानी आधार जो है वो कौन बना रहा? याद रखना, फॉस्फेट और शर्करा। भूल मत जाना, इस चीज को याद रखना। बैकबोन कौन बना रहा है? फॉस्फेट और शर्करा। देखिए, इसी चीज को मैं आपको इस डायग्राम से भी बताने की कोशिश करता हूं। देखो, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। देखो इधर, देखो ये रज्जू है, ये रज्जू। अब इस रज्जू में क्या मिल रहा है? सोचिए, फॉस्फेट और शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा। इसमें भी फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा। भाई अंदर का भाग कौन बनाया? नाइट्रोजन क्षार। आधार कौन बना रहा है?
सोचिए बैकबोन कौन बना रहा है? सोचिए अगर मेरी बैकबोन नहीं होगी, मेरी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो मैं तो गिर जाऊंगा, मेरे को सपोर्ट कहां से मिलेगा? मेरा आधार कौन बना रहा है? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। तो बैकबोन किसने बनाई बेटा जी? फॉस्फेट और शर्करा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे, आइए आगे चलते बेटा जी, ये चीज हम देख लिए। आइए दूसरा बिंदु, ठीक है, चले आगे। तीसरा, भैया दोनों रज्जू जो है क्या वो सेम सेम सीधी सीधी चलती है कि उल्टी सीधी चलती? उल्टी सीधी। मतलब उल्टी सीधी मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरी इस दिशा में, ठीक है। तो याद रखना डीएनए की दोनों रज्जू प्रति समांतर होती है, ठीक है। एक तो होता समांतर, या ऐसे दोनों या ऐसे दोनों, ये क्या कहलाते हैं? समांतर। भाई दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही, क्या बोलेंगे? समांतर। विपरीत दिशा में जा रही है, क्या बोलेंगे? प्रति समांतर दिशा में या प्रति समांतर होती हैं, प्रति समांतर होती हैं। प्रति समांतर का मतलब एक 5' से 3' और दूसरी 3' से 5'। अब कृपया करके वो कोई भी बच्चा ये मत पूछिएगा कि सर 3' क्या है 5' क्या है। बाबू पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि 3' क्या है और 5' क्या है, ठीक है। तो याद रखना दो रज्जू हैं, 5' 3' 5' 3' प्रति समांतर। भूल मत जाना, याद रखना, ठीक है। भूलिएगा मत इस चीज को, याद रखना प्रति समांतर होती है, ठीक है। चलो जी, कितने बिंदु हो गए? 3। आइए चौथा बिंदु, आप मुझे बताओ, ये दो लठ हैं, लठ मान लो, लठ समझ में आता है ना, लठ। सोचो दो लठ हैं और एक अकेला लठ। ये दो लठ को अगर मुझे जोड़ना है तो इनके बीच में फेविकॉल लगा दिया मैंने, जुड़ गए। एक अकेला लठ था, डंडा था, इसके पास कुछ भी नहीं। अब जरा सोचिए, दो लठ को तोड़ने में और एक लठ को तोड़ने में किसमें ज्यादा ताकत लगेगी? आप बोलेंगे सर दो को तोड़ने में। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, स्थायी कौन हुआ? आप बोलेंगे सर वो जो दो थे उनको तोड़ने में ज्यादा जान लग रही है, जो दो हैं वो ज्यादा स्थायी हैं। अब वो ज्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए। नहीं आया समझ में? सोचो बेटा, मेरे पास ये दो पेंसिल है, मान लो दो पेंसिल, इनको तोड़ने में और अकेली पेंसिल को तोड़ने में इसमें ज्यादा जान लगेगी? आप बोलेंगे सर दो आपस में जुड़ेंगी तभी तो जान लगेगी ना। जरा सोचिए, अकेली है, इसको तोड़ने में ज्यादा जान नहीं लगती, लेकिन दो को तोड़ने में ज्यादा जान लगेगी। अब दो जो है वो जुड़ी हुई होंगी तभी तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना। अगर अकेली है तो आप आराम से तोड़ देंगे, लेकिन दो है यानी दोनों को जोड़ा आपने। अब कैसे जोड़ा भैया? दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों रज्जू को, दोनों धागों को जोड़ने के लिए कौन उत्तरदायी था यहां पर? ये दोनों धागे एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे जब दोनों के बीच में कोई ना कोई बंध होगा। अब जरा सोचिए, दोनों के बीच में कौन सा बंध था? बाबू मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ये कौन सा बंध है? दिमाग लगाओ, ये कौन सा बंध है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा जी याद रखना, बेटा जी हाइड्रोजन बंध डीएनए को क्या देता है? स्थायीपन देता है। डीएनए स्थायी होता है किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। याद रखना, डीएनए की दोनों रज्जू हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़ी रहती हैं। एक तो बात ये हो गई, जुड़ी रहती हैं और याद रखना है, और ये हाइड्रोजन बंध डीएनए को, याद रखना, डीएनए को स्थायी बनाता है, स्थायी संरचना बनाता है। बताएं क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? सिंपल सा था। चलें आगे, कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 4। ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास, इसमें हमारे डीएनए की द्विकुंडलित प्रारूप में सब, ठीक है। आइए 5वां बिंदु, बस सिंपल से थोड़े से बिंदु और बचे, बस देखिएगा। ये जो डीएनए की जो संरचना है, इसमें ध्यान से सुनना,
मैं कुछ डाटा बताने वाला हूं। पांचवा बिंदु जो है मैं अगले पेज पर यहां पर नहीं बता रहा हूं, पांचवा बिंदु अगले पेज पर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या, एक, ध्यान से सुनना, एक हेलिक्स की पिच, एक घुमाव या कुंडलन, या तो एक घुमाव बोल दो या एक कुंडलन बोल दो या एक अंग्रेजी में बोलेंगे हेलिक्स पिच। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या, सर समझ नहीं आया। देखो यहां पर बनाऊंगा इसलिए जगह छोड़ी थी। देखो मैंने आपको बताया था डीएनए को हमेशा ऐसे बनाया, ये एक रज्जु और ये दूसरा, इस तरीके से हमेशा डीएनए ऐसे ही बनाना। मैंने पहले भी बताया था, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं। हम कोई सपेरे नहीं है कि सांप को बुलाना है हमें, समझ में आया? सांप नहीं बनाना है, डीएनए बनाना है। ठीक है, तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज लॉजिकल होनी चाहिए, डायग्राम्स हमारे करेक्ट होने चाहिए। चाहे सामने वाले टीचर को आता है नहीं आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं हमारी चीज करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ये डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए में ध्यान से देखना, ये जो भाग है, देखो ध्यान से देखना, ये कहलाता है एक घुमाव। क्या कहलाएगा बेटा जी? घुमाव। और इसी तरीके से दूसरी रज्जू का घुमाव, ये है एक घुमाव पूरा ऐसे, यानी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां की पोजीशन, ये पूरा एक घुमाव। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हो जाएगा इधर की तरफ, ये पूरा एक घुमाव। ये है क्या? एक घुमाव, जिसको हमने एक कुंडलन बोला है, एक हेलिक्स की पिच बोला है। जैसे हम बैट बॉल खेलते तो पिच नहीं होती है, एक जगह से लेकर एक दूसरी जगह निश्चित जगह होती ना, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कितनी लंबाई होती है। जो लड़के जो हैं वो खेलते होंगे क्रिकेट, उनको पता होगा, हालांकि मैं भी खेलता था, समय जब था उस टाइम पे खेलता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है मैंने, स्टेट लेवल पर खेला है मैंने क्रिकेट मैंने, लेकिन उसका गुणगान करने की अभी जरूरत नहीं है मुझे ये चीज बतानी है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी, इस कुंडलन की, यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है ना, ये कितनी होती है डीएनए की? तो याद रखना, ये बताई थी किसने? वॉटसन और क्रिक ने, कि एक घुमाव की, एक कुंडलन की, एक हेलिक्स पिच की लंबाई जो होती है वो होती है, ध्यान से सुनना बाबू, नहीं तो चकरा जाएगा माथा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का चकरा जाता है। सिंपल सी चीजें, पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भौतिकी ढंग से पढ़ते हैं, आपने भौतिकी अगर ढंग से पढ़ी है, फिजिक्स अगर ढंग से पढ़ी है, तो फिजिक्स 11th क्लास में कुछ पहला चैप्टर आता था, मेरे को याद आ रहा है एग्जैक्टली, यूनिट एंड मेजरमेंट ऐसे नाम से कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली बहुत साल पुरानी बात है, आता था, जिसमें एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर ऐसे कुछ शब्द आते होंगे, आते हैं ना। तो बेटा जी याद रखना है आपने, यहां पर जो लंबाई है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है ये? 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है मीटर में? अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले तो 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, जानते हैं ना? अब आप में से ना कितने बच्चे मुझे बताएंगे, अगर 34 एंगस्ट्रॉम को मुझे बदलना है नैनोमीटर में, तो मैं क्या लिखूं? बताओ बताओ बताओ। 34 एंगस्ट्रॉम को मुझे बदलना है नैनोमीटर में, क्या करूंगा? क्या मैं इसको 3.4 नैनोमीटर बोल सकता हूं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? देखते हैं कितने बच्चे हैं जो पकड़ लेंगे इस चीज को। 3.4 नैनोमीटर बोल सकता हूं? यस, बोल सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मेरे से बोलेंगे सर हमारी बुक में ना 3.4 नैनोमीटर है। अरे तो बुद्धू, 3.4 नैनोमीटर को 34 एंगस्ट्रॉम नहीं बोल सकते? कर देख लो भैया, 3.4 इंटू 10 की घात -9 मीटर, यही होता है ना भाई। नैनोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, 10 की घात -9 मीटर, यही तो हुआ। अब जरा सोचिए, इस बिंदु को जब मैं हटाऊंगा, नीचे आएगा 10, 10 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 34 इंटू 10 की घात -10 मीटर।
और 10 की घात माइनस 10 मीटर कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। बताओ इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? फंडे क्लियर? पार्थ सर के फंडे समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चले आगे। तो आपको अगर नैनोमीटर में याद रखना है तो नैनोमीटर में याद रखो, है ना, और आपको अगर एंगस्ट्रॉम में याद रखना है एंगस्ट्रॉम में याद रखो। अब आप पता है ये चीज क्यों बताई है मैंने? ये चीज इसलिए बताई है क्योंकि बेटा जी हम जब नीट की तैयारी करते हैं ना तो ये दोनों चीजें बतानी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार है ना प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाता है कि डीएनए के एक घुमाव की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है। तो उसमें ना ऑप्शन में अगर मान लो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नैनोमीटर में, अगर एंगस्ट्रॉम में आ गया तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध होता है, ये तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों चीजें बताई। ठीक है, चलो जी, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा जी। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या कहला रही है? आपकी एक हेलिक्स की पिच, एक हेलिक्स की लेंथ, एक हेलिक्स की एक कुंडलन, एक घुमाव। आई होप यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। आइए छठा बिंदु। छठा बिंदु है, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो एक घुमाव है, इस घुमाव के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने? 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं एक घुमाव में। भूल मत जाइएगा। कितने? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है? एक घुमाव है डीएनए। ठीक है, इस घुमाव में, इस पूरे घुमाव में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे थे? जोड़ी मतलब ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी, इस तरीके से करते करते कितने मिल रहे हैं? 10। कितने मिल रहे हैं? 10। ठीक, तो बेटा जी यहां पर मेरा अगला बिंदु क्या होएगा कि एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, या एक घुमाव या एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बताएं, ये चीज समझ में आ गई? डनाडन डन, क्लियर है? सातवां बिंदु, सातवां। अब जरा देखिएगा, ये जोड़ी नाइट्रोजन क्षार और ये जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है? आप बोलेंगे है? वापस से सुनो, वापस से सुनो मेरे भाई, वापस से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमने बोला, पूरा ही हटाते हैं इसको, ढंग से बनाते हैं। हमने बोला कि भैया ये जो था ये हमारा एक हेलिक्स की लंबाई थी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्या मिल रहे थे? 10 जोड़ी क्या मिल रहे थे? नाइट्रोजन क्षार मिल रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मिल रहे थे। हमने बोला यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो या तो 34 एंगस्ट्रॉम बोल दीजिए या 3.4 नैनोमीटर बोल दीजिए। ये हमने बात करी। हमने देखा यहां से यहां तक एक घुमाव में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार? 10। अब हम पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी। यानी यहां पर मान लो ए है, उसके सामने टी है, यहां पर जी है, उसके सामने सी है। तो हम पूछ रहे हैं एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार और अगले जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच की डिस्टेंस कितनी? समझ में आया? तो 2 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है? अगला बिंदु यही बताना है। क्या? 2 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बीच दूरी कितनी है? तो याद रखना मेरे भाई, एंगस्ट्रॉम में कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप मुझे बता दीजिए नैनोमीटर में कितनी होगी? निकाल लेंगे ना? चलो निकाल दूं, बहुत सिंपल, 0.34 नैनोमीटर। पॉइंट हटाइएगा, देखिएगा आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। यहां पर लिख देता हूं, कितनी होगी यहां से यहां तक की दूरी? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। ये बताना जरूरी है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, आप ना एक याद करना, एक चीज, या तो एंगस्ट्रॉम में याद करो
या नैनोमीटर में याद? एक याद करना, क्योंकि अगर दोनों याद करने बैठ गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला। मैंने भी गड़बड़ा गया था, मेरे साथ कई बार हुआ है। एक याद कर लेना, चाहे एंगस्ट्रॉम याद कर लो चाहे नैनोमीटर याद कर लो, एक याद करना, ठीक है? क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो अगर आपको निकालना आता है तो, ठीक है? एक याद करना, होपफुली एंगस्ट्रॉम याद कर लेना, आप अपने आप नैनोमीटर में निकाल लोगे, ठीक है? चलो आखिरी बिंदु बेटा जी आज की क्लास का आखिरी, व्यास, डीएनए का व्यास। डीएनए का व्यास, अब आप बोलेंगे डीएनए का व्यास, पहले लिख देता हूं। डीएनए का व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। नैनोमीटर में आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? जरा जल्दी से मुझे बताएं, कितना हो जाएगा? 2 नैनोमीटर। दिमाग लगाना, आज का प्रश्न दे देता हूं। चलो इतना सा हल्का सा प्रश्न दे रहा हूं, सिंपल सा। ये एंगस्ट्रॉम में है, आपने नैनोमीटर में निकालना है, बस इतनी सी सोचना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? चलो जी जल्दी से मुझे बताएं, इसका नैनोमीटर में आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कईयों का तो अब तक आंसर भी आ गया होगा, वेरी गुड, आंसर दे भी दिया होगा कईयों ने, मुझे पता है। चलो जी, ये सारी चीज समझ में आ गई, बस व्यास समझना था। अब इसी चीज को मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी कहानी। देखो इस डायग्राम को, देखो इस डायग्राम को, दिख रहा है? ये बेटा जी यहां से लेकर यहां तक पूरा कुंडलन है, यही बताया था, देखो मैंने, ऐसा ही था ना? कुंडलन हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है? 3.4 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम। 2 नाइट्रोजन जोड़ी क्षार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है? और यहां से यहां तक का व्यास जो है कितना दे रखा है? चलो जिनको आंसर नहीं पता, आंसर अब मिल जाएगा, नीचे दे रखा है 2 नैनोमीटर। क्या है? व्यास 2 नैनोमीटर यानी 20 एंगस्ट्रॉम। खत्म। तो ये चीज बताई मेरे भाई किसने? आपके इन अंकल्स ने, वॉटसन और क्रिक ने। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा जी इस मॉडल की, ये सारी चीजें, ठीक है? तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर, आंसर आपको मिल ही गया होगा। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने डीएनए की संरचना देखी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए और आरएनए के नाम देखे, इस प्रारूप में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, मेन हॉलमार्क क्या था वो देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी हमने ना एक मेन चीज नहीं पढ़ी है जिसका नाम है चारगाफ का नियम, वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग। क्या पढ़ेंगे? डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा जी इतना ही था। आई होप आज की सारी चीज समझ में आई होगी। आज मैंने आपको क्या बताया? डीएनए की संरचना, जो वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, द्विकुंडलित प्रारूप दिया था, उसके बारे में बात करी। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड के क्या नाम थे वो बताया, एटीपी क्या है वो बताया, इस मॉडल में क्या क्या अभिलक्षण थे वो बताए, कि आधार कौन बनाता है डीएनए की संरचना का, अंदरूनी भाग कौन बनाता है, रज्जु प्रति समांतर होती है, कौन स्थायीपन लेकर आता है डीएनए में, कौन सा बंद होता है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़ता है, ये याद रखना, ए टी से, जी सी से, कितने हाइड्रोजन बंद से, सारी चीजें। और साथ ही साथ एक घुमाव की दूरी, उसके अंदर कितने नाइट्रोजन जोड़ी क्षार हैं, 2 जोड़ी क्षार के बीच की दूरी, डीएनए का व्यास, ये सब कुछ मैंने आज आपको बताया। ए टू जेड चीज आपको याद होनी चाहिए। अभी समय हुआ है मेरे भाई किसका? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया? ओ हो, जल्दी से मुझे बताया। वॉटसन पहला ऑप्शन, दूसरा फ्रेडरिच मिशर, तीसरा क्रिक, चौथा वॉटसन व क्रिक। जल्दी से बताया डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया? दूसरा प्रश्न बेटा, डीएनए की एक पिच, एक घुमाव की लंबाई होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर, चौथा ऑप्शन दोनों बी और सी। चलिए जी, आइए देखते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न था
डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया? बालक मैंने नहीं बताया आपको, 2 अंकल दिखाए थे, कौन थे? वॉटसन और क्रिक। कब दिया? वर्ष याद रखना है, 1953 में दिया था, भूल मत जाना, वर्ष से प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। 1953 में दिया था इसका मॉडल, ठीक है। दूसरा, डीएनए की एक घुमाव की लंबाई कितनी है? आप बोलेंगे सर 34 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ी थी। नैनोमीटर में कितनी थी सर? 3.4 नैनोमीटर। दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। कई बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पता है। जिन्होंने सही किया है ऑप्शन ध्यान से सुना कर देखा करें, इसका, इसका और इसका, इन 3 चीजों का ध्यान रखा करे पढ़ते हो। इसका नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसकी जरूरत कब होती है? जब एग्जाम आता है ना। ऑल इज वेल, है ना। अभी किसकी जरूरत है? इसकी ब्रेन, मस्तिष्क, आंखें, कान, है ना। इसको इस्तेमाल करो, इसको, इससे ध्यान से देखो, और जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुना करो। तीनों चीजें सही से काम करेंगी, बहुत बढ़िया होएगा। ये था बेटा जी आज का क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या? डीएनए अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, डीएनए की पैकेजिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, धुआंधार मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।